हेलो एवरीवन। आज की वीडियो वन शॉट वीडियो रहेगी शारीर स्थान के लिए, जो चरक संहिता में 8 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। तो चरक के शारीर स्थान की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी है वो कंप्लीट ट्रिक्स की 25 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें 12 चैप्टर इंद्रिय स्थान के कवर कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है शारीर स्थान का, कतिधा पुरुषीय शारीरम अध्याय जो है, इसके अंदर एमसीक्यू एक बन सकता है जो पीजी एंट्रेंस में मेनली पूछा जाता है। कुल श्लोक की संख्या इसके अंदर कितनी बताई गई है, ये बड़ा सा चैप्टर है, 156 श्लोक इसमें बताया है। और अगर आप एग्जाम बीएमएस के एग्जाम यूजी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो, तो इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें आपसे जो पूछी जाएंगी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले पुरुष जो है अलग अलग टाइप्स के बताए गए, तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पुरुष के ऊपर। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से फ्रेम होता है। तो सबसे पहले जो बताया गया है वो श्लोक के थ्रू आप लर्न भी कर सकते हो। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो डायरेक्ट हम हिंदी में याद कर सकते हैं। धातु भेद से पुरुष के अलग अलग भेद बताया है। तो सबसे फर्स्ट जो पुरुष है वो षड धातुज पुरुष है, जिसमें खाद्य चेतना षष्ठः धात्वः पुरुषः स्मृतः, ये आपको फर्स्ट लाइन में दे रखा है। तो इसमें षड धातु का क्या मतलब है, 6 चीज, जिसमें पंच महाभूत हमारे प्लस एक आत्मा, तो 5 + 1 है, इसलिए यहाँ पे षड धातुज पुरुष आता है। फिर नेक्स्ट एक धातु पुरुष आता है जो चेतना धातु के ऊपर हमें पता है, जिसमें सिर्फ चेतना को हम लेते हैं, तो वो एक धातुज पुरुष बन जाता है। फिर आता है पुनश्च धातु भेदेन, मतलब ऐसे पुरुष जो चतुर्विंशति की ही स्मृतः, मतलब चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का क्या मतलब है, 24 तत्वात्मक पुरुष जो मिलके बन रहे हैं। मन के विषय पूछे थे, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, लक्षण याद रखना है। तो लक्षणम की अगर हम बात करें वो क्या क्या है, एक तो जो मन होता है उसमें ज्ञान किसका होता है, अभाव का भी और भाव का भी, दोनों ज्ञान। जो कोई चीज नहीं है, किसी चीज की प्रेजेंस नहीं है वो भी, और किसी चीज की प्रेजेंस है वो भी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको एक साथ ज्ञान का अभाव ना होना और साथ में भाव होना, ये दोनों ही क्या है, मन के लक्षण है। ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आत्मा, इंद्रिय और अगर अर्थ, ये तीनों चीज अगर प्रेजेंट है, लेकिन उसका मन से हम बोलते हैं संयोग होता है, उसके बाद ही हमें किसी चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर खाली आत्मा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग होने पर भी मन का संयोग अगर नहीं है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन, आपस में इंटरलिंक होना जरूरी है। फिर मन के गुण पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। इसके अंदर क्या है, अणुत्व, बहुत ज्यादा अणु, बहुत छोटे से उसका गुण है कि बहुत छोटा, बहुत ही सिंगल एटम जिसे बोल सकते हैं, अणु इतना छोटा है वो। चाहे एकत्वम, एक है, मन एक है, ठीक है। फिर मन के विषय की अगर बात करें, सब्जेक्ट्स ऑफ मन, तो क्या क्या विषय है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेटिवली हमारे टीचर्स तो हमसे पूछते थे वाइवा में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चिंत्य, विचार्य, ऊह, देह और संकल्प है। मतलब क्या है, चिंत्य, कुछ सोचा जा सकता है, वो किसके द्वारा है, वो मन के द्वारा है। कुछ गुण, किसी का दोष, उसकी दृष्टि से जो विचार, तर्क वितर्क करते हैं वो मन का है। जो कुछ युक्ति द्वारा तर्क किया जाए उसे वह बोलते हैं ऊह। और देह, देह में क्या आता है, जिसका ध्यान किया जाए, जिस ऑब्जेक्ट का हम ध्यान कर रहे हैं उसके बारे में मन का विषय है वो भी। और संकल्प, कुछ करने का अगर हमने निश्चय किया कि आज मेरा मन है कि आज मैं पूरा दिन पढूं, तो दैट इज संकल्प, तो वो भी मन के द्वारा। अन्य जो भी है वो मन से ज्ञेय है, ठीक है। उसके बाद है मन के कर्म, फंक्शंस क्या है इसके, वो हमें पता होना चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ मन, इसका क्या, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में रहे, ये भी मन है। अगर मन ही विचलित है, अगर हमने डिसाइड करा है कि आज हम ये चीज नहीं खाएंगे, हमारे मन अगर उसको, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है और हानिकारक विषयों से हमें दूर रखता है, तो ये धृति की सहायता से स्वयं अपना निग्रह करना, अपने पे नियंत्रण करना। धृति जो हमारे इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे वो अपने को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जिसे बोलते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रत्यक्षीकरण करना। उसके बाद विकल्प का विचार करना, अर्थात ये वस्तु हमारे लिए हितकर है, गुणयुक्त है तो उसे ग्राही करेंगे, और अगर दोषयुक्त है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, वो चीज त्याज्य है तो उसे हटाएंगे। 5 कर्म इंद्रियां होती है और 5 ही ज्ञान इंद्रियां होती है, हमने पढ़ रखा और सबको पता भी होगा। तो हस्त, पाद, गुद, उपस्थ और वाग इंद्रिया, ये हमारी 5 तरीके की कर्म इंद्रिया। हस्त, हाथ, जिसके थ्रू हम ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को, उठाना, धारण करना। पाद इंद्रिया, गमन, कर्म, चलना वगैरह। गुद इंद्रिया, विसर्ग, दैट इज एनोरेक्टल रीजन, विसर्ग मल का करते हैं। उपस्थ, विसर्ग मूत्र या शुक्र का। और उसके बाद वाग इंद्रिया, जिससे हम बोल रहे हैं, दैट इज वाणी, ये पता होना चाहिए। हस्पात, गुद, उपस्थ और वाग इंद्रिया। महाभूत और उनके गुण की अगर बात करें तो वो क्या क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो महाभूत के जो लक्षण है वो पता होने चाहिए, क्या क्या है वो। जो महाभूत 5 होते हैं वो कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, ये तो फर्स्ट ईयर से याद कर रहे हैं। इसके गुण भी हमने याद किया, आकाश शब्द के लिए, क्योंकि वैक्यूम जिससे इजी टू ट्रैवल होता है,
तो उसमें हमारी ऑडिटरी रेज जो है जिसको हम सुन पाते हैं, रिफ्लेक्सेस वगैरह, वो आकाश वाली जगह एक खाली स्पेस चाहिए क्योंकि एयर को ट्रैवल करने के लिए, तो हम ऑडिटरी रिफ्लेक्स उससे हमें मिल रही है। तो वायु क्या है, स्पर्श के लिए है, अग्नि रूप, किसी का भी रूप देखना है, ज्वाला अग्नि से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जल रस के लिए, और पृथ्वी का गुण है गंध। फिर इसके लक्षण दे रखे हैं, ये आपको लर्न ही होंगे। पृथ्वी खर होती है तो पता ही है, जल द्रव होता है, अग्नि उष्ण होती है, वायु में चल गुण होता है, और अप्रतिघात किसमें होता है, आकाश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम राशि पुरुष। ये पता होना चाहिए राशि पुरुष किसे बोलेंगे हम लोग। तो क्या है, 5 तरीके की ज्ञान इंद्रिया, 5 तरीके की कर्म इंद्रिया, 5 महाभूत, और साथ में मन प्लस प्रकृति में जिसमें अव्यक्त महत अहंकार 5 तन्मात्राएं, ये सब कुछ जोड़ के राशि पुरुष बनता है। प्रकृति पता है आपको 8 अष्ट प्रकृति बोलते हैं ना, तो अव्यक्त बुद्धि अहंकार और 5 तन मात्राएं प्लस इन 3 का क्या कहलाएगी, आपका ये कहलाएगी अष्ट प्रकृति। इसे याद करने का तरीका है A²B फॉर्मूले में आता है ना, उसमें बस हार्ड क्या करना है, पंचतन मात्रा, पंचतन 5 से तो याद ही रहता है, बस A²B याद रख लो, तो ये अव्यक्त बुद्धि है अहंकार। फिर षोडश विकार हम बोलते हैं ना, षोडश विकार वो होते हैं 16 टाइप्स के विकार। तो जिसमें क्या होते हैं 16 विकार, तो एक तो याद रखना 11 का फिगर क्या होता है, इंद्रियों का तो बड़ा सबसे बड़ा नंबर 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और एक उभय जो इंद्रिय होते हैं दैट इज मन। तो 11 प्लस 5 हर जगह इसमें जोड़ना है, तो पंच महाभूत हो गया 16। फिर सृष्टि की उत्पत्ति कर्म हम पदार्थ के दर्शन वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले अव्यक्त, उससे बुद्धि की ओरिजिनेशन है, बुद्धि तत्व बनता है, फिर वो अहंकार से मिलता है, फिर सारी तन्मात्रा है आकाश वगैरह जो सूक्ष्म रूप में महाभूत होते हैं, उससे सर्वांग पुरुष की उत्पत्ति होती है। फिर पुरुष के लक्षण है यहाँ पे दे रखे, इसमें आपको लक्षण में अगर हम बात करें तो देखो पुरुष में क्या है, एक तो क्या क्या लक्षण होंगे, एक तो सबसे पहले अहंकार से मिल रहा था तो अहंकार तो आएगा ही। फिर यहाँ है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्राण चल रहे हैं, अपान वायु है, उनकी वजह से गतिशीलता है। मन का गति पूर्वक होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मन जो भटक जाते हैं, धारण शक्ति पुरुष में होती है, इच्छा का हमें डिजायर्स होते हैं, दुख होता है, धृति अहंकार, बुद्धि स्मृति द्वेष प्रयत्न, उसके बाद सुख चेतना, स्वप्न में देशांतर गति, दक्षिण नेत्र से अगर कोई चीज देखे तो उसको हम राइट से भी उसको उसको स्वीकार कर रहे हैं, वाम नेत्र से उसको स्वीकार कर रहे हैं। फिर नेत्र की चिकित्सा जो होती है दैट इज आपका, नेत्र की चिकित्सा इस दुखों से सदैव के लिए निवृत्त हो जाना, उसे हम निष्ठा कहते हैं। अगर हम अपनी बॉडी, अपने पूरा सोल का कनेक्शन दुखों से निवृत्त कर दे, हटा दे, तो इसी प्रकार की उपदा से रहित चिकित्सा को हम नेत्र की चिकित्सा कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योग, योगा, योगा में भी नेत्र की चिकित्सा आती है, तो उसमें भी पूछा जाता है। उपदा क्या होता है, उपदा ही जो है दुखों का कारण बताया गया है, उपदा ही दुख और दुख के आश्रय स्वरूप का कारण है। सभी प्रकार की उपदाओं का त्याग करना ही सभी दुखों का विनाश है। कि हमें जो लालच होता है ना, जो हम लोग अगर उपदा ही दुखों का कारण बने ना, जो एक्सेसिव चीजों का डिजायर्स जो होते हैं, जो हमें नहीं एक चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उपदा ही दुखों का कारण है और दुखों का आश्रय स्वरूप कारण है। ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि दुखों का कारण किसे बताया गया, तो उपदा को बताया गया है। दुख का हेतु अगर हम देखें तो धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्माणम, असाथ में इंद्रिय अर्थ का जो संयोग होता है ना, 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो धी धृति स्मृति, इनका विभ्रंश हो जाना, काल एवं कर्म की संप्राप्ति, और असाथ में अर्थ का संयोग। ये पूछा जाता है शॉर्ट में, दुख का हेतु क्या है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर आता है प्रज्ञा अपराध, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रज्ञा अपराध पे मेरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। इसे धी धृति स्मृति से रहित मनुष्य जो भी अशुभ कर्म करता है, उससे वात आदि दोष जब प्रकोपित हो जाते हैं, उसे हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जब उसकी धी धृति स्मृति विभ्रंश हो चुके, तो जो भी वो गलत गलत काम कर रहा है, जो भी अपराध कर रहा है, उसको हम प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत रखते हैं। फिर आता है वेदना के अधिष्ठान क्या है, लाइक साइड्स ऑफ वेदना, पेन, तो कहाँ कहाँ, मन, देह और इंद्रिय। फिर है वेदना निवृत्ति का साधन, ऐसे मोड्स ऑफ जो वेदना निवृत्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें दुख ना हो, दर्द ना हो, पेन ना हो, तो उसके लिए हम योग और मोक्ष, ये वेदना निवृत्ति के कारण बताए गए हैं। आते हैं योग की व्याख्या, इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन योग की जो सिद्धियां हैं ये पूछी जाती है। ये आपका योगा में भी पूछते हैं, स्वस्वृतन योगा, और यहाँ पर भी। तो आवेश किसी के शरीर में या किसी स्थान पर, चेतसो ज्ञान, किसी ज्ञान का अनुभव होना, अर्थानाम छंदतः क्रिया, स्मृतः श्रोतः कांति, और स्वेष्य आदर्शन, अचानक से गायब हो जाना, आदर्शित हो जाना। तो ये सारी 8 योग की सिद्धियां, इसे लर्न करना है। उसके बाद मोक्ष की व्याख्या,
इसमें मोक्ष के बारे में क्या बताया हुआ है कि जो रज और तम गुण होते हैं उसका जब अभाव हो जाता है, कंप्लीटली एब्सेंस, तथा बलपूर्वक कर्म के संपूर्ण हो जाना से जो चार चीरकालीन कर्मों के बंधनों से वियोग होता है उसे मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो रज और तम है उस गुणों का कंप्लीट अभाव, मतलब सत्व बढ़ा हुआ है और रज और तुम बिल्कुल एब्सेंट है, साथ साथ में जो भी हमें कर्म है, हमारे जो बंधन है उनसे हम मुक्त हो गए हैं तो उसे मोक्ष कहेंगे। जब उनसे वियोग हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं। सबसे पहला जो कारण है दैट इज 8 रीजंस टू लर्न स्मृति। क्या क्या है? एक तो इसकी ट्रिक क्या है, इसका याद रखना है। फर्स्ट निमित्त, फिर सादृश्य, सत्व, अनुबंध और ज्ञान योग। तो ये 4 याद करने का तरीका है। निशा, निशा कोई लड़की है तो निशा, निमित्त और सादृश्य। उसका सत्व बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से उसको ज्ञान की अनुभव होता है, तो निशा, सत्व और ज्ञान, ये 3 इससे याद हो जाएंगे, ये 4 नाम। फिर इसका क्या है, इसी वजह से वो क्या करती है, अपने इस सत्व ज्ञान के साथ वो कहाँ पहुंच गई, रूस, और अभी वो पुनः दोबारा गई है। तो रूप ग्रहण, सादृश्य का विपर्य, अभ्यास और पुनः श्रवण, ये 8 नेम्स है। आप चाहे डायरेक्ट याद करो चाहे ट्रिक से करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अतुल्य गोत्रीय शारीर अध्याय। इसमें क्या बताया गया, इस चैप्टर में सबसे पहले तो शुक्र की व्याख्या और उसका स्वरूप बताया गया कि गर्भ उत्पत्ति के लिए जो स्त्री की योनि में पुरुष द्वारा जो वस्तु आधान की जाती है उसे हम शुक्र कहते हैं। और जो शुक्र होता है वो वायु, अग्नि, भूमि और जल के श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। और इसका जो षड्रस है, इसमें मधुर आदि षड्रस से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो बताया गया वो गर्भलिंग का निर्धारण, उसका सिद्धांत बताया है। तो आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि अतुल्य गोत्रीय अध्याय के सेम गोत्र में जो हम है मैरिज नहीं करते, तो उसके रीजंस भी इस चैप्टर में बताए कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया कि अगर आर्तव की अधिकता, मतलब अगर बॉडी में आर्तव ज्यादा है तो कन्या की उत्पत्ति, जैसे हम एक्स एक्स क्रोमोसोम इसके लिए रिलेट कर सकते हैं। और अगर शुक्र ज्यादा है तो पहले के टाइम पे माना जाता था कि पुत्र की उत्पत्ति। फिर है इसमें जो आते हैं शांडे, शांडे के भेद बताए गए 8। द्विरेता, नरषण, ईश्याभिरेता, पवनेन्द्रिय, नारी षण, वातिक षण, संस्कारवाही और वक्री, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इनके रीजंस भी पता होना चाहिए, वो आप बुक से रीड कर लेना। फिर आते हैं सद्योगृत गर्भ के लक्षण, ये शॉर्ट में पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है कि जो फीचर्स है सद्योगृत गर्भ के, उसके क्या क्या लक्षण है। एक तो निश्चीवन, बार बार थूकाना, गौरव, अंगसात, तंद्रा, प्रहर्ष, हृदय में व्यथा, तृप्ति और योनि में बीज का ग्रहण होना, ये इसके लक्षण पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर में। फिर निरोग कौन रहता है, हु रिमेन्स हेल्दी, हमें पता ही है कि जो सुख पूर्वक रहे, सुख से अनुबंध हो जिसका, वो तब करे, ज्ञान से पूर्वक हो, सत्य बोले, ये सारे इसके रीजंस हैं। फिर टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में कितने पूछे गए, तो चक्रपाणी के अनुसार 36 और गंगाधर के अनुसार 26। नेक्स्ट चैप्टर है खुड़ी का गर्भ क्रांति शरीर अध्याय। तो यहाँ पे पहले आते हैं गर्भ उत्पादक भाव कितने हैं। तो मातृज भाव 20 माने गए हैं, आत्मज भाव 22, रसज भाव 6, पितरज 10, सात्मज भाव 8 और सत्वज भाव 18। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आते हैं, मेरे एग्जाम में भी आया था। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन यही होता है कि मातृज और पितरज भाव बताने होते हैं टोटल, तो टेबुलर फॉर्म में आपको लर्न करना है। फिर नेक्स्ट आता है मन। जो इंद्रियों का अभिग्राहक है वो मन है, जिसके द्वारा इंद्रिय अपना कनेक्टिविटी फील करती है किसी वस्तु के साथ। अगर हम जुड़ रहे हैं तो मन के साथ संयोग होता है जब इंद्रियों का, तो हमें उसका ज्ञान पूर्वक अनुभव होता है। तो भेद इसके बताए गए हैं कि शुद्ध हो सकता है, राजस हो सकता है, तमस, मतलब वही। उसके बाद आता है भूतों की योनियां। एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और औदबिज। फिर नेक्स्ट चैप्टर है महति गर्भ क्रांति शरीर अध्याय। इसमें गर्भ की व्याख्या आपको याद रखनी है। एक श्लोक जो है, शुक्र शोणित जीव संयोग तू खलु कुक्षि गते गर्भः संज्ञा भवति, ये वाइवा में भी पूछते हैं। फिर एक आता है मास अनुमासिक गर्भ के लक्षण, ये गाइनी में भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन यही फॉर्म होता है कि हर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि गर्भ गर्भ कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ जैसे हम लोग बायो में भी पढ़ते हैं उसी से कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रथम मतलब फर्स्ट मंथ में कैसे फीचर्स दिखेंगे, खेत भूत के समान, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ऐसी सभी धातुओं के स्वरूप कैसा दिखेगा, कफ रूप होकर एक अव्यक्त विग्रह शरीर वाला, सतत असत अंगों वाला दिखता है। सेकेंड मंथ में क्या देखना है, इसके अंदर वेरी शॉर्ट भी आता है कि अगर घन है तो पुरुष, पेशी जैसा दिख रहा है तो स्त्री, और अर्बुद है तो नपुंसक लिंग। फिर तृतीय मास में कैसा दिखता है कि सभी इंद्रिय और सभी अंग अपने अवयवों के साथ एक साथ उत्पन्न होते हैं, हमें दिखता है कि इंद्रिय और अंग उत्पन्न हो चुके हैं, मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन। फिर दो हृदय अवस्था जो होती है ना, स्टेज ऑफ द्विहृदय, उसके लक्षण आपको यहाँ से लर्न करना है। और ये पूछा ही जाता है कि जब फीटस का भी हार्ट फॉर्मेशन हो चुका और मदर का तो है ही, तो दो हृदय हो गए तो उसका क्या है, तो आर्तव अदर्शन, मतलब मेंसेस नहीं होंगे, मुख संस्रवण, अनअभिलाषा, अरुचि फील होगी, सर्दी, अम्ल कामता, तो ये लर्न करना है।
फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ मंथ। अब फोर्थ मंथ में क्या होगा, गर्भ स्थिर हो चुका है, स्थिरता को प्राप्त हो चुका है और गर्भिणी को गुरु गात्रता का अनुभव होता है, हैवीनेस फील होती है। और जो फिफ्थ मंथ है उसमें जो गर्भ के मांस और शोणित है उसकी अधिक वृद्धि होती है और तथा गर्भिणी विशेष रूप से कृश हो जाती है। फिफ्थ मंथ में बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, पतली हो चुकी है, कृशता आ रही है एक तरीके से बॉडी के अंदर। सिक्स मंथ में क्या होता है, अब गर्भ जो है वो बल वर्ण एवं उपजे की विशेष वृद्धि हो चुकी है। बल और वर्ण क्या हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है तथा गर्भिणी के बल और वर्ण की विशेष हानि हो रही है। जो गर्भ है दैट इज फीटस, उसका बल और वर्ण तो उपचे हो रहा है क्योंकि वही माता के शरीर से ही पोषण हो रहा है, तो उसकी वृद्धि हो रही है। और गर्भिणी क्या हो रही है, यहाँ पे विशेष रूप से उसकी बल और वर्ण की हानि होती है। फिर सेवेंथ मंथ में क्या होता है, गर्भ सभी भावों से परिपूर्ण हो चुका है और गर्भिणी सभी आकार एवं प्रकार है कि वो जो होता है एट्थ मंथ में वो अस्थिर होता है, कभी तो वो गर्भ में जा रहा है और कभी वो गर्भिणी में जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो जीवन है वो संदेह युक्त हो जाते हैं अस्थिरता होने के कारण। तो ये लर्न रखना है कि कौन से मंथ में बताया गया ओज अस्थिर होता है एट्थ मंथ में। फिर है सामान्य प्रसव काल। तो इसमें क्या है, नवम में जो दशम मास के पर्यंत प्रसव हो जाते हैं और बर्थ मतलब, फिर यहाँ पे बताना है गर्भ के महाभूत अनुसार भाव पता होना चाहिए। आकाश महाभूत है तो वो शब्द सुनने के लिए, लाघव होता है, वायु है तो वो स्पर्श के लिए, रोक्षम होती है, धातु विहन करती है, चेष्टा कर्म करती है। अग्नि महाभूत क्या हेल्प करते हैं, रूप दर्शन के लिए हेल्प करते हैं। जल महाभूत रसों के ज्ञान करवाते हैं। और ऐसी पृथ्वी महाभूत क्या है, ग्रहण इंद्रिय, तो ग्रहण का और गौरव और स्थैर्य होती है। फिर गर्भ वृद्धि के कारण पूछते हैं तो क्या आएंगे, गर्भकर भावों का संपत होना, एक अच्छा आहार खाना, उपस्नेह होना और उपस्वेदन, ये इसके वृद्धिकर भाव है। काल परिणाम स्वभाव संसिद्धि। फिर आते हैं गर्भ की आंशिक विकृतियां क्या क्या है, कि अगर आर्तव जन्य है तो वंध्या हो सकती है, पूती प्रजा और वर्ता। और अगर शुक्र जन्य है तो वंध्य, पूती प्रज और तृण पुत्रिक। फिर आते हैं सत्व। सत्व शुद्ध सत्व, राजस सत्व और तामस सत्व, ये तीन तरीके का। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग कि सात सात्विक सत्वों के लक्षण। तो सबसे पहले हमें पता है ब्रह्म सत्व, ये मेरे एग्जाम में आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन। आर्ष सत्व, इन सबके आपको फीचर्स याद करने हैं। अगर आपको इस फॉर्म में याद नहीं होते तो ऐसे पॉइंट वाइज कर सकते हो कि जो महेंद्र सत्व है जैसे वो शूर होगा, ओजस्विन होगा, तेजी युक्त होगा, ऐसे। फिर याम्य सत्व, वारुण, कुबेर, ये पूरा याद करना है। सत्व, रज और तम का 6 प्रकार के रजस प्रकृतियां कौन कौन सी है। फिर इसके बाद 3 तरीके के तामस जैसे कि पशु वाला, मातस्य हो गया मछली के जैसा, और वानस्पत्य जिसमें कि पूरी तरीके से सर्वबुद्धि अंगहीन वानस्पत्यम विद्यात, मतलब कि आलस भरा होगा इस वाली प्रकृति में। तो ये लर्न करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पुरुष विचय शारीर अध्याय। इसमें एक तो ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, लोक और पुरुष के सामने भाव है, तो लोकगत भाव बताना, पुरुषगत भाव, और ये आपस में कंपैरिजन करके टेबल भी बना सकते हो। तो इसमें ये पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूछते हैं वो लोक या पुरुष की 5 दशाएं कौन सी है, 5 कंडीशन विच इज रिलेटेड टू लोक एंड पुरुष। तो हेतु उत्पत्ति का कारण दोनों का, फिर उनका जन्म, उत्पत्ति दुख का आगाम होता है दोनों में, वृद्धि कैसे हो रही है, और वियोग जो षड धातु विभाग बताया गया है। फिर प्रवृत्ति के कारण पूछे जाते हैं शॉर्ट में, कि निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के पूछते हैं। तो प्रवृत्ति के कारण है अहंकार, संग, संशय, अभिसंपल्लव, अभ्यव्यापाद, विप्रत्यय और अविशेष और अनुपाय। इसमें आप याद कर सकते हो मोस्टली ए वाले पहले, अप्रोक्स 5 ए वाले, तो A5 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और 2 एस से इकट्ठे याद हो जाएंगे और 2 वी से ऐसे, विप्रत्यय और अविशेष। फिर आते हैं मोक्ष के लक्षण। जो भी सांसारिक मोह माया से दूर होना, उससे निवृत्त हो जाना, अब वर्ग उसको ही हम मोक्ष कहते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, अत्यंत शांत होता है, वह अक्षर है, अक्षर जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब अमर अक्षर होता है जैसे, वह ब्रह्मा है और वही मोक्ष है। फिर मोक्ष की पर्यायवाची अगर हम देखें तो विपाप, विरजस, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्मा, निर्वाण और शांति। सिक्स है शरीर विचय शारीर अध्याय। शरीर ज्ञान का पहली बात तो महत्व क्या है, शरीर का विचय शरीर के उपकार के लिए परम उपयोगी बताया गया है। फिर है इन शरीर तत्वों को सम्यक प्रकार से जानकर शरीर के उपकार करने वाले भावों का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए शरीर का हमें विचय करना पड़ता है। शरीर ज्ञान का ये महत्व है ना, शरीर के बारे में जानना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में वही बताया गया है कि शरीर सबसे पहले होता है क्या, उसकी व्याख्या क्या है। चेतना अधिष्ठान भूतम, ये याद रखना है, जो पंच महाभूत विकार समुदायतकम संयोग वाही, जो चेतना प्लस पंच महाभूत से मिलकर बना है उसे शरीर कह रहे हैं। शरीर वह है जिसमें चेतना का अधिष्ठान है, जो पंच महाभूत के विकार रस आदि का समुदाय है और उसका संयोग है। शरीर के वृद्धि कर भाव क्या होंगे, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है शरीर के, कालयोग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव और अभिघात। ऐसी बल वृद्धि कर भाव है कि बलवान पुरुष क्या है, जिसका अच्छे देश में जन्म हुआ हो,
अच्छे काल में, ये सारे आपको याद करने। फिर आता है आहार परिणामकार भाव, इसका शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट, इसको याद भी रखना जरूरी है। इसमें ऊष्मा, वायु, क्लेश, स्नेह, काल और संयोग, ये फैक्टर्स बताए गए हैं। शरीर ज्ञान का फिर महत्व पूछा गया, तो सर्व प्रकार के संपूर्ण शरीर को जो भीषक जानता रहता है, जैसे हमें पता होना चाहिए हर किसी टाइप का शरीर कैसा होता है, शरीर किस चीज से बना है, तभी तो कोई अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। जब हम इसीलिए हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो एनाटॉमिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताइए कि वही वैद्य लोग के सुख दुख देने वाले आयुर्वेद को पूर्णतः जान पाता है। फिर है गर्भ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले अंग विशेष, तो सबसे पहले अलग अलग आचार्यों के अनुसार बताया गया इस चैप्टर में कि सबसे पहले क्या है। तो कुमार शिरा भारद्वाज ने सर्वप्रथम शिर को माना है, कांकायन ने हृदय माना है, भद्रकाप्य ने नाभि, और इन्होंने भद्र शोनक ने पक्वाश एवं गुद, बड़ीश ने हस्तपाद, विदेही ने ज्ञान इंद्रिय, मारीच ने क्या माना, अचिंता विषय होने पर कोई विचार करना व्यर्थ बताया, और धन्वंतरी ने सर्वांग। तो ये यूजुअली पूछते तो नहीं है, बट इसका एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ सकते हैं ना, आचार्य के नाम पूछ सकते हैं, उसने क्या माना है, और बाकी ये वेरी शॉर्ट में आ सकते हैं। फिर आता है गर्भिणी का आहार रस, सर्व शरीर पुष्टि के लिए। एक तो आहार रस जो है गर्भिणी के शरीर का, वो 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक तो उसके सेल्फ न्यूट्रिशन के लिए, तो सर्व शरीर पुष्टि के लिए। दूसरा उसका स्तन्य की पुष्टि के लिए, जो मिल्क फॉर्म हो रहा है लैक्टेटिंग मदर का, और गर्भ की वृद्धि जो फीटस के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। फिर अब कॉज फॉर पार्ट्यूरेशन, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयु का प्रमाण कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7th, शरीर संख्या शारीर अध्याय, कि शरीर में जो भी लेयर्स हैं, जैसे अगर हम त्वचा की बात करें तो उसकी संख्या बताई गई है 6 लेयर्स में है। सबसे पहले उदक धरा कला, इस तरीके से बताया, उदक धरा, आश्रिक धरा, सिद्धम किलास संभव, दद्रुकुश संभव, अलजी विद्रधि संभव, और अरुषि अधिष्ठान। ये 6 तरीके की पूछ सकते हैं त्वचा की लेयर्स। फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है एनाटॉमिकली, बॉडी को 6 पार्ट्स में इन लोगों ने डिवाइड करा है। तो इसमें 2 बाहु लेफ्ट राइट पर एक्सट्रीमिटीज, 2 पैर मान लो, फिर उसके बाद हेड और ग्रीवा जो नेक को बोलते हैं, और अंतरादि मध्यम जो ट्रंक होता है बीच वाला। ऐसी अस्थि कितनी बताइए, 360, शाखा में 128, मध्य शरीर में 140, शिरा और ग्रीवा में 92। ये एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाता है, और एनाटॉमी में आते हैं बेसिकली इसके क्वेश्चंस। अब इंद्रिय बताई गई है, इंद्रियों के अधिष्ठान और इंद्रियों से क्या बुद्धि प्राप्त होती है। तो श्रोत इंद्रिय अगर हम बात करें तो उसका अधिष्ठान ईयर्स है, तो ईयर के अंदर श्रोत सुनने के काम, स्पर्शन हमारी स्किन, तो स्पर्शन के लिए, चक्षु देखने के लिए, नेत्र, और रसना जीवा टंग, तो रसन, ग्रहण इंद्रिय नासिका फॉर स्मेल, तो ग्रहण इंद्रिय इसको बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज हृदय, तो हृदय में क्या है, चेतना अधिष्ठान एकम, जो चेतना का अधिष्ठान है उसे हृदय माना है। यहाँ 10 प्राण आयतन का ना मेरे से वाइवा में श्लोक पूछा था, तो अगर आपको ये याद रह सकते हैं फॉर वाइवा ये श्लोक, तो आपको लर्न करना है श्लोक। साथ में वेरी शॉर्ट आ सकता है, तो कौन से 10 प्राण आए थे ना वो पूछते हैं, तो मूर्धा कंठा हृदय नाभि गुदम बसी ही ओजम शुक्रम शोणितम मासम इति ही तेषु षट पूर्वाणी है मर्म संख्यात आनी। तो इसमें शंख 2 हृदय, फिर शिर, ये चरक शारीर वाला आप याद कर सकते हो। तो इसमें हृदय, मूर्धा, बस्ती, कर्ण, शोणि, शुक्र, ओज और गुदा, तो यहाँ पर ये दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं पंचदश कोष्ठांग, जो हॉलो ऑर्गन्स बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या क्या है, तो ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर से ये मुश्किल ही पूछते हैं। फिर यहाँ से है प्रत्यंग संख्या, जो सब पार्ट्स है वो 56 माने हैं। फिर अपर्चर्स मतलब छिद्र, वो देखने कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सप्तशीर्षि ही, द्वेषाद और छिद्राणी, ये हमें बताया गया कि सप्तशीर्षि ही 7 बोले हैं। श्रद्धा प्रदेश में कौन से, 2 तो नेत्र, 2 नासा, 2 छेद हमारे कान में, और 1 मुख का। और अधो प्रदेश में 2 बोले, गुदामार्ग और that is anus and ureter, that is मूत्र मार्ग, यूरिनरी ब्लैडर के बाद। फिर आते हैं शरीरस्थ भावों की संख्या, जो बहुत सारे फैक्टर्स है बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनकी, जैसे स्नायु 900, पेशी 400, सिरा एवं धमनियां 29956। फिर शरीरस्थ भावों का अंजलि प्रमाण बताए, इसको याद करने का तरीका, एक ऑर्डर में उदक, रक्त, कफ, मूत्र, मेद, रस, पुरुष, पित्त, वसा और मज्जा। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले उदक, फिर रस, फिर रक्त, फिर पुरीश, कफ, पित्त, मूत्र, वसा, और लास्ट में मेद, और फिर मज्जा। ये पूछा जाता है इसका ऑर्डर। फिर मस्तिष्क भाव अगर हम अंजलि प्रमाण में देखें तो आधा अंजलि है, और श्लेष्मिक ओज भी आधा अंजलि, शुक्र भी आधा अंजलि, ये 3 चीज आपको याद रखनी है।
फिर आता है शरीरस्थ पार्थिव आदि भाव, ऐसे जो महाभूतों के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे पार्थिव भाव कौन कौन से शरीर में क्या क्या करते हैं वो याद रखने से, नख, अस्थि, दंत, मांस, चर्म, वर्ष, केश, श्मश्रु, लोम, ये सारे पार्थिव बॉडी जो महाभूत है उसका ये वाला बॉडी पार्ट इस महाभूत प्रधान है। आपे वाला कौन सा है, मूत्र, स्वेद आदि। और तेजस की अगर हम बात करें तो जो पूरी बॉडी है जो रूप दर्शन के लिए, उसमें तेज की ही प्रोडोमिनेंसी है। वायव्य वाला अगर बात करें तो उसके लिए हमारा प्रेरणा, धारण, ये सारा जो हम श्वास ले रहे हैं, निमेश, उन्मेष, कुंजन, ये सब कुछ वायु रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। फिर आंतरिक्ष भाव की अगर बात करें तो उसके अंदर हमारे जो स्रोतस है, उसमें वैक्यूम एक तरीके से आकाश वाला स्पेस चाहिए, तो स्रोतांसी, स्रोत सुनने के लिए शब्द का वो स्पेस चाहिए, तो वहाँ पे आंतरिक्ष भाव दैट इज स्पेस, आकाश महाभूत प्रधान है। फिर शरीरस्थ अवयवों की असंख्यता, इन्यूमरेबिलिटी जो है, जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके बारे में बताया गया ऐसे। फिर लास्ट चैप्टर है जाति सूत्रीय शारीर अध्याय। गर्भाधान पूर्व आवश्यक कर्तव्य, जो हमारा कंसेप्शन है उससे पहले क्या क्या काम करना होता है। स्त्री और पुरुष को स्नेहन और स्वेदन, वमन और विरेचन, जिससे बॉडी का शोधन हो जाए। आस्थापन, अनुवासन, बस्ती। फिर पुरुष के लिए मधुर औषध, क्योंकि वो वीर्य मधुर जो होता है एक तरीके से शुक्र को एनहेंस करेगा। सिद्ध, घृत एवं शीर्ष। और स्त्री के लिए तेल एवं माश। मैथुन के लिए अयोग्य स्थिति मतलब इम्प्रॉपर पोस्चर फॉर द इंटरकोर्स। न्यूब्ज स्थिति, इसकी वजह से वात प्रकोप होगा, और पार्श्वगत की वजह से कफ प्रकोप होगा। फिर नेक्स्ट है दक्षिण पार्श्व अगर स्थिति है तो भी कफ का, और वाम पार्श्व है तो पित्त का प्रकोप होगा। गर्भाधान के लिए फिर बताया गया है योग्य मैथुन स्थिति के अप्रोप्रिएट सेक्सुअल पोस्चर फॉर द कॉन्सेप्शन, तो क्या बताया, तस्माद आतुनः बीजम गृह्यति। फिर है पुत्र एष्टि, पुत्र एष्टि यज्ञ, ऐसा बोला गया है कि पुत्र की प्राप्ति अगर इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का है वर्णन। फिर गर्भ का वर्ण जो बताया गया है, गर्भ का वर्ण वो बताया गया, अगर अवदात गोर रंग है तो उसके लिए तेज, जल प्लस आकाश महाभूत प्रधान होगा। कृष्ण है तो वायु प्लस पृथ्वी, और श्याम तो सन, सर्व, धातु। अगर पुंसवन कर्म की बात करें यहाँ पे तो क्या कर्म बताए गए हैं पुंसवन कर्म में, ये पूछा जाता है शॉर्ट में कि पुंसवन कर्म को एलेबोरेट करना है, तो उसके लिए बोला गया है गौशाला में उत्पन्न न्यूग्रोथ के दो शुंग पूर्व एवं उत्तर दिशा की शाखाओं से दो धान्य माश, दो गौर सर्षप को दही में मतकर पुष्य नक्षत्र में पान करवाना है। फिर उसके बाद जीवक, ऋषभक, अपामार्ग, सहचर के कल को दूध में डालकर संस्कार कर पुष्य नक्षत्र में दिन गर्भिणी को पिलाना है। फिर कुड्डे कीट या मत्स्यक को एक अंजलि जल में डालकर फिर से पुष्य नक्षत्र में दिन गर्भिणी को पिलाना है। ये सारे पुंसवन कर्म है एक अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए। फिर ड्रग्स फॉर गर्भ स्थापन, क्या क्या ड्रग्स देते हैं, इसमें से 2-3 आप याद कर सकते हैं, जैसे शतवीर्य, अरिष्ट, शिवा और ब्राह्मी। फिर नेक्स्ट आता है उपविष्टक किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो गर्भिणी में पुष्प दर्शन दैट इज रक्तस्राव से गर्भ की वृद्धि रुक जाना उपविष्टक कहलाता है। क्या अचानक गर्भिणी है, फीटस है ऑलरेडी बॉडी में, और फिर वहां पे रक्तस्राव हो गया मतलब मेंसेस स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से उसको उपविष्टक कहेंगे। एक नागोदर, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जब वात प्रकोपक आहार और विहार का सेवन कर लेते हैं तो गर्भ वृद्धि को प्राप्त ना होकर क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, उल्टा ड्राई हो जाते हैं, और फिर कोई स्पंदन हार्ट बीट सुनाई नहीं देती, तो उसे हम नागोदर कहते हैं। मास अनुसार गर्भिणी का उपचार बताएगी कि मंथ वाइज जो ट्रीटमेंट स्केड्यूल है कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है, फिर सेकेंड, ये लॉन्ग में पूछ सकते हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। जैसे इसमें शीर का संस्कृत घृत और शीर इनका सेवन बताया गया है। द्वितीय मास में शीरम एवं मधुर औषधि के साथ देना है। तृतीय मास में फिर क्षीर, मधु, सर्पिभियम देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये टेबल है टेबुलर फॉर्म में आपको बताती हूँ। प्रथम मास में क्षीर, सेकंड में क्या करना है, क्षीर तो लेना ही है, उसमें अब हमें दूध चाहिए, दूध में क्या डालते हैं हम, शुगर, तो मधुर औषध, एक तरीके से हम स्टोरी लाइन बनाते हैं इसकी ट्रिक। तृतीय मास में क्या करा हमने, अब हमने दूध फिर से लेना ही है यहाँ पे, उसमें अब क्या मिला दिया, मधु प्लस घृत। फिर नेक्स्ट मंथ है, अब हमने इसको खत्म, यहाँ 3 बार आपको शीर लेना है, शीर लिखने के बाद उसमें पहले मधुर, फिर मधु प्लस घृत। अब क्या करना है, नवनीत मिलाना है, जो दही के ऊपर की लेयर होती है ना, नवनीत दही जैसे भी बोलते हैं शायद, शीर एवं नवनीत अक्ष मात्रा में लेना है। फिर लास्ट फिर से आ जाओ शीर और घृत। फिर क्या करना है, फिर से मधुर औषध सिर्फ शीर और सर्पी, जो यहाँ पे करा है ये वाला, उसे यहाँ पे 2 बार लिखना है। 6th और 7th मंथ सेम है, एक तो ये याद रखना है 6th और 7th मंथ सेम है, तो उसी चीज को रिपीट करना है। 8th मंथ सबसे अलग है, उसमें यवागु आएगा, तो इसमें शीर एवं यवागु। और 9th मंथ में फिर से क्या करना है, मधुर औषध सिद्ध
इस बार घृत की जगह तेल से क्या देनी है, अनुवासन बस्ती और एवं योनि पिच्छू। तो इसको याद करने का तरीका है, एक बार शीर लिया, फिर उसमें हमने चीनी मिलाई, तो मधुर औषध सिद्ध शीर लेना है। अब घी स्टार्ट होगा, तो पहले घी डालना है मधु प्लस सर्पी के साथ शीर में। अब शीर जो है उसको उसमें कुछ नया करो, अब ये पुराना हो गया, 3 बार कर लिया, अब हमने नवनीत न्यू से याद रख लो। फिर वापस से पुराना क्या है, घृत। अब खत्म। अब यहाँ पे 2 बार चीज क्या रिपीट हो रही है, मधुर औषध सिद्ध शीर सर्पी। ये वाला 6th और 7th मंथ में चला, 8th कुछ नया लाएगा, फिर से यवागु, और 9th में आके हमें अनुवासन बस्ती। प्रजनन काल के बारे में फीचर्स बताए गए हैं कि क्या क्या होता है। अक्षी शैथिल्य होता है, कुक्षी का अवसंसरण होता है, और वंशनादि में निस्तोत पेन होता है। तो ये याद रखना, योनि से स्राव भी आता है, तो ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं। फिर आता है नाभिनाल छेदन विधि, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट करके क्लैंप करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, छेदन स्थान जो है उसका 8 अंगुल दूरी होगा, जो उसका नाभि यहाँ से कट करा, वहाँ से 8 अंगुल ऊपर हमें छेदन स्थान लेना है। फिर नाभि पाक चिकित्सा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, लोद्र, मधु, प्रियंगु, सुरदारू, प्रियंगु और सुरा और दारू और हरिद्रा और कल, इनसे सिद्ध तेल द्वारा सिंचन या फिर लोद्र आदि चूर्ण से हमें अवचूर्णन करना है। उसके ऊपर जब पक जाएगा वो, तो ये सारे हमारे ड्रग्स हैं जिन्हें हमें अप्लाई करके चूर्ण या फिर लोधरादि चूर्ण से उसका अवचूर्णन करना है। फिर नेक्स्ट है असम्यक, अगर सही से नहीं हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दोष होंगे, उत्तुंडित, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि नाभिनाल छेदन से क्या क्या दोष उत्पन्न हुए। तो उत्तुंडित, इसको आप याद कर सकते हो, यूपी और 2 बार यूपी V², और या फिर आप इसको, ज्यादातर लोग यूपी से होते हैं तो इसकी ट्रिक ये है, VUP, हम पूरा का पूरा यूपी है, VUP। तो यहाँ V से V2 आएंगे, विजृंभिका और विनामिका, और U से उत्तुंडित और पिंडलिका। तो ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। फिर है जातकर्म। जातकर्म में हम लोग, जातकर्म एक तरीके का संस्कार है, जिसमें होने के बाद क्या पिलाते हैं, क्या एक उंगली से चटाते हैं, मधु और सर्पी, ऐसा घी जिसमें मधु डालो। फिर हम नामकरण संस्कार कब करते हैं, प्रसव के 10वें दिन, 10th डे पे नामकरण संस्कार होते हैं। 2 नाम रखने होते हैं, एक नाक्षत्रिक और एक अभिप्रायक, जो खुद को पसंद है, और एक जो निकला है नाम। फिर स्तन अगर संपत्त है, तो मतलब क्या है, स्तन संपत्त मतलब है जो ब्रेस्ट है उसको अगर हम फीड करवा रहे हैं, तो जो ब्रेस्ट है उसके क्या फीचर्स होंगे ब्रेस्ट के, तो वो ज्यादा ऊंची नहीं होगी, वरना उसकी गर्दन ऊपर की तरफ ग्रीवा में दिक्कत होगी उसे सक करने में। ना ज्यादा लंबी होगी, ना ज्यादा क्रिश होगी, ना अति पीनत, ना पिपलिका, ना अति पीन, और ना ही अति पिपलिका से युक्त होगी। तो वो सुख प्रपान मतलब बहुत इजीली उसे सक कर पाएगा जो फीटर, जो बेबी है, और उसको फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट है स्तन्य संपत्ति के क्या लक्षण होंगे। इसमें क्या है, वो एक तो स्तन्य मतलब जो मिल्क आ रहा है वो प्राकृत वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला होगा। जलपूर्ण पात्र में जब वो मिलाएंगे तो वो एक ही वर्ण का हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मिल्क अलग और वाटर अलग। तो ये फीचर्स स्तन्य संपत्ति के हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है, जो टॉयज हम देते हैं जिसको हम क्रीडनक बोल रहे हैं, उनको वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग विचित्र होने चाहिए, घोष युक्त होने चाहिए, आवाज जिसमें से निकले हल्के हो, अति तीक्ष्ण अग्रयुक्त, और साथ में मुख में ना प्रवेश करने, ऐसा ना हो कि उनको चोट लग जाए, आगे का पार्ट बहुत शार्प है और मुख में डाल लिया तो वो उसने खा लिया सीधा निकल गया। प्राणहर ना हो और वित्रासन ना करने वाले हों। फिर है शरीर स्थान की व्याख्या अगर बताएं, डेफिनेशन ऑफ शरीर स्थान, तो सभी उचित उपायों द्वारा देवी संपत्ति, आत्मा आदि तथा मानुष संपत्ति शरीर संबंधी भावों से जो प्राणी मात्र के शरीर की चिंता करे, इसलिए ये फॉर्म करा गया शारीर स्थान। तो इस स्थान का नामकरण हुआ शारीर स्थान का। आई होप आपका ये समझ आया होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर इसमें मार्क कर दिए हैं। अगर कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये एक बेस्ट वीडियो रहेगी, आप रिवीजन जल्दी निपटा सकते हो इससे करके अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।